स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की श्रृंखला में हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2022 प्री के लिए जो पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं यूपी कमीशन के। तो ये पीसीएस 2019 का पेपर है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये यूपी पीसीएस 2019 प्री, यहीं से ट्रेंड में बदलाव आया था। 2018 तक यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर होता था वो दूसरे हिसाब का होता था, लेकिन 2019 से पेपर में पूर्णतः बदलाव आ गया। अगर आप गंभीर प्रतियोगी हैं तो आप समझ पा रहे होंगे खुद ही। अगर आप दे रहे हैं लगातार तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि 19 एक विभाजक है। 19 के पहले का ट्रेंड अलग था, 19 के बाद का ट्रेंड अलग हो जाता है। 19 से पेपर का स्तर बढ़ जाता है। तो आपको 2019 का पेपर हमेशा से इसको डिस्कस करना चाहिए, लगाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे एक बीओ की परीक्षा हुई थी, अगर आप उसका पेपर देखें, या आरओ एआरओ 2021 का जो पेपर हुआ था, जो 2021 में हुआ है, उसका पेपर देखिए, पैटर्न आप देख पाएंगे पूरी तरीके से बदलाव हुआ है। पेपर काफ़ी कठिन है, बहुत बदलाव आया है। इसलिए हम आज शुरू करने जा रहे हैं जो श्रृंखला है, उसके तहत जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको लगाने के दो तरीके होते हैं। एक, आप सीधे सीधे पेपर सॉल्व करा दिए, जो हम कराने जा रहे हैं। ये 2019 का प्री का सॉल्व पेपर है, वो हम डिस्कस कर रहेंगे। दूसरा होता है कि आप घटना चक्र या यूथ कंपटीशन टाइम्स कोई भी उसका उठा लीजिए, उसके माध्यम से चैप्टर वाइज सॉल्व करते जाइए। तो अभी हम 3-4 साल का लेटेस्ट जो पेपर है वो डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद 1999 से शुरू करेंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज या क्वेश्चन पेपर वाइज जैसे जैसे हमें उपलब्धता होगी चीज़ों की, वैसे वैसे हम आगे सॉल्व कराते जाएंगे। आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास ये पेपर है तो पेपर खोल के बैठिए, नहीं है तो जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप उस स्क्रीन में देखिए, सुनिए। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई डिस्कशन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में करिए। फिर भी कठिन लग रहा है तो दोबारा सुनिए जाकर और नोट करिए अपनी, जहाँ पे अभी आप नोटबुक रखते हो, जो भी लिखते हो, कॉन्सेप्ट लिखते हो, फैक्ट लिखते हो, नोट करिए। इम्पॉर्टेंट पेपर है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? ठीक, आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो अग्नाशय हम करेंगे क्या कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर लग रहा है कि उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो पढ़ने लायक है तो पढ़ेंगे, स्किप करने लायक होगा तो स्किप करेंगे। 150 क्वेश्चन इस पेपर में है, मैक्सिमम 130 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 18 से 20 या 15 से 20 क्वेश्चन करंट्स के होंगे, करंट अफेयर होगा, वो हम छोड़ देंगे उसको। वो हम जब लास्ट में पूरा करंट होगा तो रिवीजन पर्पस से जब हम करा रहे होंगे तो वहाँ आप देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ भी करंट अफेयर्स होगा वो स्किप कर दिया जाएगा, क्योंकि वो 2019 से 2022 उतना ज़्यादा इस समय उसकी वैल्यू नहीं है। चलिए पढ़ते हैं इसको। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिर्स्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य होते हैं। बहिर्स्रावी यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है, अंतःस्रावी यह मुख्यतः रक्त शर्करा को नियमित करता है। ठीक है, इंसुलिन, इसीलिए अग्नाशय हमेशा फिट रखा जाता है। शुगर के मरीजों में जो इफेक्ट डालता है वो यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? ठीक, तो इसका आंसर है जिप्सम। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब ये मिलान वाला क्वेश्चन है, ये पेट क्वेश्चन है। मतलब अगर आप पुराने क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो आपको लगेगा, तुरंत सुन के ही लगेगा कि नहीं ये सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, सिल्वर आयोडाइड क्या है,
तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। पुराने क्वेश्चंस लगाए इस वजह से जाते हैं कि पुराने आए हुए तो कम से कम गलत ना हो, और अगर सरल चीज़ें आपने गलत कर दी तो आप कंपटीशन से बाहर हो गए। आपको जो फोकस करना है वो यही करना है कि कठिन चीज़ें गलत हो, जो टफ़ क्वेश्चन बना है वो, क्योंकि वो सबके लिए टफ़ है। सरल तो सबके लिए सरल है ना। अगर एक लड़का जो आए हुए क्वेश्चंस पे महारत हासिल किए हुए है और वो थोड़ा बहुत नया पढ़ता है, लेकिन आप नया पढ़ रहे हो, पुराना ट्रेंड नहीं देख रहे हैं, तो आप हो सकता है कि आप असफल हो जाए और वो ट्रेंड पर काम करके आगे सेलेक्ट हो जाए। इसीलिए इस समय प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज इनका रोल बढ़ता जा रहा है। आज से 5-10 साल पहले का पीसेस देखिए, जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, कभी उनसे पूछे क्या उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, या 2010-12 के आसपास टेस्ट सीरीज जैसी कोई सुविधा होती थी मार्केट में। पीसेस के लिए तो खास तौर पर नहीं होती थी, आईएएस के लिए भी इतना ज़्यादा नहीं था कि आपने आईएएस बाबा, इनसाइट इतना नाम सुना हो। ये हाल फिलहाल की हैं, क्योंकि चेंजेस इतने ज़्यादा हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ रही है, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आया है। तो आपको भी यही करना है कि नहीं, आप समझिए, आप सुनिए। आप टहलते हुए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप टहलते हुए सुनिए, आप खाना बना रहे हैं तो आप उस समय सुनिए। इस समय को यूटिलाइज आप पुराने क्वेश्चंस के रूप में कर सकते हैं जो हम यहाँ आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण ये सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार है। दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण है? फिनाल एवं फ्लेवोनाइड। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व पढ़ते हैं। तुलसी एक औषधीय पौधा है। इसमें महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं जो अपने प्रदाहनाशी, प्रदाह मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी, जहाँ पर दर्द होता है, प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण विभिन्न गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनाइड, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल आदि उपस्थित होते हैं जो इसके औषधीय गुण में वृद्धि करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इकोसिस्टम के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसमें जो सत्य है वो तीसरा पॉइंट है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। अगर उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक नहीं होंगे तो सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा, जो उनका तंत्र है वो पूरा खराब हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल सब डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए हमेशा उत्पादक को प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर ही उत्पादक पर। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक स्तर में आगे बढ़ने पर कार्य का ह्रास होता है। यह ऊर्जा जो है, ऊर्जा का ह्रास 10% होता है। ये लिंडमान का नियम है, अगर आप कहीं पढ़ रहे हो, लिंडमान का नियम है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हिंदुस्तान में हैं या आप भारत में हैं, भारत ऐसी पृष्ठभूमि से है जहाँ पे शाकाहार ज़्यादा है तो आप पूरी दुनिया में मांसाहारी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ मानव को कॉन्सेप्ट बीच में नहीं रखना है आपको, सेंटर में पूरी जीव जगत को कॉन्सेप्ट में रखना है आपको। अगला, सुपोषण के संदर्भ में क्या कथन सही? देखिए, सुपोषण से सवाल ये 19 में भी आया है, ये 20 में भी आया है और ये आरओ 2021 में भी आया है। सुपोषण, ये इन्वायरमेंट का रोल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे आप सुपोषण, पोषण में सु लगा दीजिए, कुपोषण तो नहीं है ना, सुपोषण है, मतलब पोषण में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो तत्व हैं उनमें वृद्धि हो रही है। कई बार तो ये वृद्धि सहायक साबित होती है, कई बार ये वृद्धि नुकसानदेह सिद्ध होती है। पढ़ते हैं सवाल क्या कहता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। पोषक तत्व संवर्धन, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। ठीक, तो दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हमने आपको बताया कि पोषण में वृद्धि, तो वही है पोषक तत्व संवर्धन, वर्धन हो रहा है और घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका सी होगा। जब कोई जल निकाय खनिज और पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है तो शैवालों की अत्यधिक वृद्धि को प्रेरित करता है, तो इस क्रिया को सुपोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उस जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन में कमी आती है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण।
भूजनिक पर्यावरण। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ये हमेशा देखा करिए, जैसे आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, पेंसिल से कर रहे हैं या पेन से कर रहे हैं, जहाँ भी कहे सत्य नहीं है वहाँ ज़्यादा गौर करने वाली चीज़ है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। भूमध्य रेखा, यहाँ ध्रुव है, नॉर्थ साउथ, तो आपको जो विविधता मिलेगी वो इस एरिया में मिलेगी। तो भूमध्य रेखा से कह रहा है ध्रुवों की ओर, वहाँ कैसे मिलेगी? जब बर्फ़ आगे बढ़ेंगे आप, विविधताएं कम हो जाएंगी, टेम्परेचर, पानी सब कम होता जाएगा। ध्रुव मतलब पोलर जो एरिया है वो तो पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है दोनों तरफ, तो ऐसे कैसे फिर? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि नहीं होती है, ह्रास होता है। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा के आने पर यहाँ पर वृद्धि होती है। तो ये क्वेश्चन सत्य नहीं है। पढ़ते हैं। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेन। वायु प्रदूषण सूचक लाइकेन, 3 शब्द याद कर लीजिए, खूब आता है। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्र जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पाश्चुरीकरण चाय। अब सुमेलित नहीं है, चाय का पाश्चुरीकरण नहीं होता है, दूध का होता है। इमल्सीकरण, पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दूध का निर्जरीकरण, रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, ये होता है। लुई पाश्चर ने किया था। कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है? शाकनाशक सोडियम क्लोरेट, ये इंपॉर्टेंट है। शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इनका प्रमुख उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। धान के खेत से उत्सर्जित गैस सीधे सीधे मीथेन, CH4। धान के खेत, कोयले खदान, घरेलू पशुपालन में मीथेन उत्सर्जन होता है। मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है? ये जैसे पॉइंट पकड़िए, लुई पाश्चर, पाश्चराइजेशन, सुपोषण, इसमें कुछ फैक्ट मिलेंगे। आप नहीं समझ में आ रहा है, आप गूगल करिए जाके। ग्रीन हाउस गैस क्या है, जैसे आप पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। उसी में एक मेथेन दिया होगा, वो भी आप पढ़ लेंगे साथ में। उत्सुकता बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर है? गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गुरुग्राम में है। 2030 तक 10,000 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि का निवेश करना है, इसका जो लक्ष्य है। और 1,000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन करना है, ये लक्ष्य है। और गुरुग्राम का है, हरियाणा में है। अगला देखिए। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। उस समय वो करंट का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी ये चूँकि पहला बन गया है यूटी, इसलिए हमेशा पे ट्रेंड में रहेगा दीव। आगे बढ़िए। मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। ठीक है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार, तो पहले तो ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। भारतीय राज्यों की HDI एवं SDG रैंकिंग के मध्य धनात्मक संबंध स्पष्ट हो रहा है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, तीनों होते हैं। 1, 2, 3। 100 से अधिक विकासशील देशों में चरम बहुआयामी गरीबी का एक अंतर्राष्ट्रीय मापक है। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973
और प्रोजेक्ट हाथी 1992। ये याद कर लीजिए या लिख लीजिए। इसी को सुनिए, ये सवाल आता है। इनमें से जैसे चारों पूछ लिया, कठिन बना दिया, इनमें से एक पूछेगा, दो पूछेगा, मिलान पे कहेगा तो कठिन हो जाएगा। भारतीय नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के अंदर जन्म मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रूप से होता है? 21 दिन। अगर आप पुराने दूरदर्शन कभी देखते हो तो समाचार जब आता था शाम के सुबह, तो उस समय ये ऐड बहुत आते थे कि किसी बच्ची का जन्म हुआ तो जन्म के 21 दिन के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, या किसी बुजुर्ग की मृत्यु हुई तो गांव में ही या जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर ये सूचना देनी होगी, तो मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है। तो ये जन्म के 21 दिन के अंदर, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 इनमें सम्मिलित नहीं है, क्या है? HIV परीक्षण सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के कार्यक्षेत्र में विस्तार करके इसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप को शामिल किया गया है। स्कूल पूर्व शिक्षा, मृत्यु का पंजीकरण इत्यादि भी सम्मिलित किया गया है। HIV परीक्षण को सम्मिलित नहीं किया गया है। अभी उस लेवल पर हम लोग नहीं आए हैं जहाँ पर HIV को भी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में शामिल कर लिया जाए। इतनी संख्या में भी नहीं है, क्योंकि ये बीमारी है, लेकिन इतनी में नहीं है कि आप एक मोहल्ले में, एक गली में जाएं और आपको कोई HIV पीड़ित मिल जाए। ये रेयर है अभी भी। आगे पढ़ते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट्स एक पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। ये कुजनेट्स कर्व जो है, ये आप इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे और पर्यावरण से रिलेशन भी होता है इसका। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा U आकार का होता है, ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय निम्नीकरण मतलब डिग्रेडेशन तथा प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संदर्भ प्रदर्शित करता है। जो संबंध है ये होता है। आर्थिक समृद्धि के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषक एवं पर्यावरण पर अन्य मानवीय प्रभावों में वृद्धि हुई, लेकिन प्रति व्यक्ति GDP के कुछ स्तर के पश्चात यह प्रवृत्ति उलट जाती है। ठीक, उल्टा U आकार बन जाता है। आगे बढ़िए। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने के योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। दोनों एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं। बात ऊपर वाली बात, दोनों बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई विरोधाभास नहीं है। सतत विकास आप समझ ही रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो सतत हो, आगे वाली पीढ़ियां भी वो विकास और उन सारी चीज़ों का उपभोग कर सकें। हम ऐसा विकास करें कि हम पीछे वाली पीढ़ियां जो आगे आएगी हमारे उत्तराधिकार के तौर पर, उनको हम वो सारी चीज़ें दे पाएँ। वो फोटो में ही हाथी ना देखें, वो देखें, रियल में देखें। ये सतत विकास है कि विकास भी करें। हालांकि ये कठिन कॉन्सेप्ट है कि आप विकास और पर्यावरण दोनों का सामंजस्य बना पाएँ। कई सारे देश इसका उलट भी करते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन पर्यावरण बना रहे। कई सारे विकास पर फोकस करते हैं लेकिन पर्यावरण को हानि होती है। इसी में जो बैलेंस है वो कहता है सतत विकास। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा 1987 में प्रकाशित अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ब्रंटलैंड आयोग, ठीक, ये 1987 में आया। इसी में इसकी बात हुई थी, अवर कॉमन फ्यूचर, इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित तथा संदर्भित की जा सके ऐसा विकास हो जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाया जा सके। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया। पहल, ये DBT थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो उस समय LPG सिलेंडर्स के लिए भारत सरकार लाई थी। करंट का क्वेश्चन था, वैसे करंट का भी नहीं था, 2015 में आई थी ये, जी ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? ये जो क्वेश्चन 2013 में आया। UPA सेकेंड की जब सरकार थी तभी आया था। पढ़ते हैं इसके बारे में। ये कह रहा है यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। बिल्कुल सही बात कह रहा है।
दूसरा, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगा, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये 2013 से, जैसे आप राशन कार्ड, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें समझते थे कि राशन कार्ड होता क्या है, तो अगर ये जान रहे हैं कि पहले पिता के नाम या परिवार के जो मुखिया था वो पुरुष था, उनके नाम से राशन कार्ड इशू होता था। लेकिन वर्तमान में 2013 के बाद ये कॉन्सेप्ट बदल गया। अब महिला या माता या वरिष्ठ जो भी है उसमें जो महिला पक्ष है उसको बनाया जाता है मुखिया। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ये आप अलग से भी पढ़ लीजिएगा कहीं पर। इससे क्वेश्चन कृषि में भी आता है, क्योंकि कृषि एक अलग से टॉपिक है। तो ये कृषि का भी सवाल है, ये इकोनॉमी का भी सवाल है। आगे बढ़िए। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब ये कह रहा है पट्टेदारी में जब सुधार हुआ तो क्या क्या है? लगान का विनियमन किया जाए, बिल्कुल करेगा। अवधि की सुरक्षा होगी, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा होगी। ये तीनों जैसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये आप कहीं पढ़ नहीं सकते हैं। इकोनॉमी में जमींदारी, पट्टेदारी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। भूमि सुधार में जब होता है तो ये पट्टेदारी, ये सब उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। वैसे ये कॉमन क्वेश्चन है, किसी एक विषय से आप इसको जोड़ के नहीं दे सकते। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य, पहला, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सार्वजनिक सामाजिक और आर्थिक ऊपरी भूमि का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय एवं क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो इसमें से चारों सही है, 1 2 3 4। ठीक, बार बार अगर आप पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में तो आपको समझ में आएगा कि नहीं कह क्या रहा है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में पड़ने वाले झीलों का क्रम। एक क्वेश्चन यहीं से आता है। एक क्वेश्चन आता है कि स्वेज नहर के उत्तर दक्षिणी सिरों पर स्थित बंदरगाहों के नाम, किन दो जगहों को वो जोड़ता है? पोर्ट सईद से स्वेज नहर। कुछ याद आ रहा है? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन। स्वेज नहर इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर जब बनी तो उसने 7000 किलोमीटर की दूरी कम कर दी। जो चक्कर लगाना पड़ता था हम लोगों को पूरा, वो चक्कर कम हो गया। स्वेज नहर इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी पीसीएस के लिए। अगर आप देखें तो इसमें खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक कहता है, एक क्वेश्चन 2018 की पीसीएस में आया था कि स्वेज नहर बनने से कितनी दूरी कम हो गई, तो 7000 किलोमीटर का लोगों का जो ट्रेवल था वो बच गया। एक कहता है कि स्वेज नहर के उत्तर और दक्षिण सिरों पर स्थित शहरों के नाम बताइए, कौन से शहर हैं, कौन से बंदरगाह हैं जहाँ से वो जोड़ता है। अब ये नए तरह के क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है उत्तर दक्षिण दिशा में पड़ने वाले झीलों का क्रम, तो लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बियर लेक और लिटिल बियर लेक, ये है उत्तर से दक्षिण का क्रम। आप जाइए, मैप उठाइए और क्रम से देखते जाइए, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और कंठस्थ हो जाएगा पूरी तरीके से। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका? उत्तर अटलांटिक कटक का। अब टेलीग्राफिक पठार है, जैसे अगर आप नए हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप अच्छा सा पढ़ें, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि ये समुद्र के नीचे की बातें हो रही हैं। उत्तर अटलांटिक कटक का है। आगे बढ़िए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के ये नाम दिया है और ये पूछता है कहाँ कहाँ है। फेवरेट क्वेश्चन है यूपी कमीशन का, जिसमें विली विली ऑस्ट्रेलिया से है, टाइफू जापान से है, हरिकेन्स यूएसए से है और बाइगो ये है फिलीपींस में। यही दरअसल उस साल आया था 2019 में, इसलिए इसको करंट से जोड़ के उन्होंने बना दिया। यहाँ ट्रेंड बदला है, करंट स्टैटिक दोनों पूछ लिया है, ये नाम रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियन पार रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो सोची काला सागर तट पर स्थित रूस का एक नगर है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग ये कह रहा है। तो आप जैसे परिवहन एक टॉपिक होता है भूगोल में, उसमें इंडिया का परिवहन मतलब क्षेत्रीय परिवहन और वैश्विक परिवहन दोनों पर बात होती है। रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, उसी में से एक जो वैश्विक परिवहन की बात करते हैं तो वहाँ पर रेल मार्ग की बात होती है, क्योंकि बहुत लंबा है ये। इसकी लंबाई देखिए 9289 किलोमीटर लंबाई, इतनी इसकी लंबाई है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो सोची नहीं है वहाँ पर, सोची काला सागर तट पर स्थित है। अभी यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है, तो सोचिए कि काला सागर कहाँ पर है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि नहीं यूक्रेन है, काला सागर है, ब्लैक सी है, तो सोची क्या उधर ही पड़ेगा? गौर से देखिएगा, सोची काला सागर के तट पर है,
यूक्रेन काला सागर के तट पर है, और यूक्रेन और काला सागर की आप दूरी देखिए, वहीं पर जो कर्च की खाड़ी है वो वहीं पर है, कर्च की खाड़ी के बिल्कुल नीचे से है। थोड़ा सा मैपिंग का काम करिए, समझ में आएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? सांतारा ये पवन है और ये देश है, पेट क्वेश्चन है, ये भी खूब पूछा जाता है। सांतारा कैलिफोर्निया में चलता है, हबूब सूडान में बहती है, यामो जापान में, मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया में न होके फ्रांस और स्पेन में होती है। मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन में बहती है। अगला क्वेश्चन कोयला क्षेत्र और अवस्थिति पूछ रहा है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं इसको। तलचर उड़ीसा में है, महानदी घाटी में है। कर्णपुरा झारखंड में है, दामोदर घाटी पर है। सिंगरौली खूब पूछता है, सिंगरौली कहाँ पर है? सिंगरौली और सिंगरेनी दोनों में फ़र्क है। देखिए अभी आ गया है, आ भी गया। सिंगरौली है मध्य प्रदेश सोन घाटी, और सिंगरेनी है तेलंगाना में गोदावरी घाटी पर। सिंगरेनी और सिंगरौली, अब यही सिंगरेनी सिंगरौली दोनों कह देता है, ठीक है। सिंगरौली है सोन नदी घाटी में एमपी में, और सिंगरेनी है गोदावरी में, ये है तेलंगाना में। निम्नलिखित में कि कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित था, तो इसमें विवाद कैसा था कि इसमें दो आंसर सही थे। गुरला मानधाता और नामचा बिरवा, ये दोनों जो हैं ये भारत से बाहर हैं। जैसे हम इसको अगर ये है कामेट उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत पीओके में, पीओके भारत का हिस्सा माना जाता है, इस वजह से ये भारत में माना गया, लेकिन ये दोनों ये तिब्बत में है, नामचा बिरवा भी तिब्बत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः होती जाती है, पश्चिम से पूर्व कम होती जाती है। देखिए ये चूँकि नीचे आ जाए अगर, तो हम आपको दिखाएं कि ये सवाल कहाँ से आया है। एनसीईआरटी क्लास 9 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 जलवायु से पूछा गया है। एनसीईआरटी भूगोल की है। अगर आप भूगोल की कोई किताब नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो सिर्फ जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटीज फ्रॉम 6 to 12, 6, 7, 8, 9, 10 सरल हैं, आप 2, 2, 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं कि एनसीईआरटी। 11th 12th डीप नॉलेज वाली हैं, उनको पढ़िए। लेकिन ये सवाल सीधे सीधे पूछा है कक्षा 9 की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 जलवायु का है, वहाँ से पूछा है कि पश्चिम से पूर्व, ये अगर हम मैप बना दें ऐसे, तो पश्चिम, ये पश्चिम है और ये पूरब है। इस एरिया से इस एरिया में जाने पर जो पश्चिमी विक्षोभ है, इससे जो वर्षा होती है ये कम होती जाती है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह है? लूनी नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल है और नीचे भाग में खारा जल है, लूनी नदी है। मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपविभाग है? उपभाग है, विभाग है, भाग है, बंगाल डेल्टा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक वृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या गंगा डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा, ये बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय डेल्टा में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः 3 भागों में मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा, ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया जाता है। इस तरह से मोरीबंद डेल्टा जो है वो बंगाल डेल्टा का भाग है और 1944 में इसका नामकरण किया गया था। ये घटना चक्र का सोल्यूशन है, दिया गया, बढ़िया सोल्यूशन दिया गया है। अगर आपको कहीं से इसकी PDF मिल जाए तो आप इसको प्रिंट आउट लीजिए, इसको बार बार पढ़िए। इसके जितनी चीज़ें आ रही हैं, जैसे अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये पूरा आप इन तीनों का नदी तंत्र समझ लीजिए। हो सकता है कि आपका 1-2 सवाल इससे आ जाए। सिर्फ चीज़ें पकड़ लीजिए, पॉइंट पकड़ लीजिए, उन पॉइंट पर काम कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस बढ़ने लगेंगे। ये दावा है, ऐसे ही पढ़ाई की जाती है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना एवं चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। ठीक, ए दिया है। आर क्या दिया है? महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। देखिए, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं करता है। जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों सही बातें हैं, लेकिन क्या सिर्फ सहकारी क्षेत्र में अधिकांश चीनी मिलें होने से ही महाराष्ट्र में ज़्यादा गन्ना होने लगता है, या इसके कोई अन्य कारण है? कुछ सॉलिड कारण अलग है। उसका कारण है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है महाराष्ट्र। जो अवस्थिति है उसकी, महाराष्ट्र है कहाँ पर, उसका जो रीजन है वो कैसा है, उत्तर प्रदेश का रीजन कैसा है, ये फ़र्क डालता है। ना कि सरकार, ये भी डालता है, सरकार सहकारी है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेटाइज्ड है, लेकिन जो मूलतः भौगोलिक स्थिति काम करती है। भूगोल पढ़ रहे हैं तो भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे ना। ठीक है, आगे बढ़िए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम तांबे की मुद्रा बिल्कुल सही है। देसाई राजस्व अधिकारी होता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। जरीब क्या था? एक प्रकार का कर? नहीं, जरीब माप की एक इकाई थी। जरीब से ही नाप होती थी, खेतों की नाप की जाती थी। शेरशाह सूरी द्वारा तांबे का सिक्का दाम प्रचलित किया गया। अब आप हमको ये बताइए कि शेरशाह सूरी ने चांदी का और सोने का सिक्का जो चलाया उसका क्या नाम था? खोजिए, गूगल करिए। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन से संबंधित था। तो देसाई या देशमुख हो गया। तीसरा, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व के संदर्भ में जरीब भूमि माप के हेतु प्रयुक्त होती थी। तो जो जरीब था वो भूमि के माप के लिए प्रयुक्त होता था। अब सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ समझते हैं। मुगल कालीन कवियों, उनकी रचनाओं का जो सुमेलन है वो इस प्रकार है। मुल्ला दाऊद, चंदायन, या इसको ऐसे पूछ सकता है, चंदायन किसने लिखी? पद्मावती कथा किसने लिखी? तो चंदायन लिखा है मुल्ला दाऊद के द्वारा। पद्मावती जो कथा है वो लिखी गई है दामोदर कवि के द्वारा। राग विनोद लिखा गया सोमनाथ के द्वारा। और आशिका है अमीर खुसरो के द्वारा। आशिका अमीर खुसरो। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। अब भाटा क्या है? भाटा मतलब ग्वालियर, रीवा का जो क्षेत्र था, ये देखिए, भाटा क्षेत्र मतलब रीवा का क्षेत्र। ये जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार के आने के पहले अपनी सेवाएं, जो रीवा के राजा थे, राजा रामचंद्र सिंह, यहाँ पर अपनी सेवाएं देते थे। अब राजवंश और राजधानी। पल्लव कांची, पांड्य मदुरा, यादव देवगिरी, काकती वारंगल। ये अच्छा सवाल है। जो नीचे साउथ के जो छोटे छोटे राज्य थे, हालांकि ये छोटे नहीं थे, ये बड़े बड़े विशाल आकार थे, तो इनकी राजधानियों का पूछा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राबिया उद्दौलानी का मकबरा। ये इनको व्यवस्थित करवा रहा है कि कब कैसे था। शेरशाह सूरी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अटाला मस्जिद जौनपुर। तो सबसे पहले आएगा अटाला मस्जिद जौनपुर। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 14 से 8 के आसपास कराया गया। ठीक है, तो नंबर 1 में ये आ गया। इसके बाद सासाराम में शेरशाह ने स्वयं अपना मकबरा बनवाया था, तो दूसरे नंबर पे ये आ गया। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम ने करवाया था 1564 में, तो ये आ गया। इसके बाद राबिया उद्दौलानी का मकबरा औरंगजेब ने 1678 में अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। तो इस प्रकार से विकल्प बी सही है। आगे देखिए, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा YouTube चैनल खोलिए, मुगल काल पार्ट 3 अकबर। हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं इसी वजह से क्योंकि आप समझ पाएँ। अकबर देखिए जाके, 1.5 घंटे में अकबर से संबंधित सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं। मनसबदारी व्यवस्था बढ़िया से डिस्कस किया गया है। कहीं पर भी उसमें हो सकता है एक जो फैक्चुअल चीज़ें छूट गई हों, लेकिन कॉन्सेप्ट के तौर पे मनसबदारी अच्छे से समझाया गया है। तो मनसबदारी वहाँ से देखिए। ये जो कुलीन शब्द है, सीधे सीधे हमने इसको समझाया है कि कुलीन कौन थे, किनको कुलीन कहते थे। तो पढ़िए,
मनसबदारी का पद पैतृक था। पूरी चीज़ें, दोनों चीज़ें आप मतलब बढ़ते जाइए, जहाँ पर भी आपको मनसबदारी मिले वहाँ सुनिए उसको। 10-15 मिनट में मनसबदारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पूरा अकबर पढ़ना चाहते हैं तो 1.5 घंटे का वीडियो बड़े आराम से दिन में 2 बार में सुनिए, 1 बार में सुनिए, आपको पूरा अकबर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। महत्व रखिए चीज़ों का, हम लोग सेलेक्टेड हैं, समझ में आता है कि नहीं कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है और क्यों बनता है, इसलिए हमने वहाँ पर फोकस किया था। ये सवाल सीधा सीधा आया हुआ है, इसमें एक ही सही है। पैतृक था या नहीं था? नहीं था। जानना है ये मत सोच पढ़िए, जानना है वीडियो देखिए, इसको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। ये सब कुछ सारी बातें हमने उस वीडियो में समझाई हुई हैं। आगे बढ़िए। इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास की संधि। अब इलाहाबाद में 2 संधियाँ हुई हैं। कठिन सवाल है ये जो जैसे ही मॉडर्न इंडिया शुरू होता है उस समय का है। ये कठिन चीज़ें हैं, यहाँ से मतलब क्वेश्चन का लेवल टफ होता जाता है। तो या तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, या तो आप कोई बढ़िया सी किताब जो भी आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री की हो उसमें ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा जाके। हम उत्तर तो अभी खुला ही है आपके सामने, लेकिन अगर आपने इन चारों चीज़ों को पढ़ लिया तो आपके दिमाग में एक बार मोटा मोटा सेट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी। तो 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक। जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। तो पहली 12 अगस्त, दूसरी 16 अगस्त। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 में हुई थी। 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1772 से 1775 से 82 जो 7 वर्ष चला था उसके मध्य हुई थी। तो 1782 से 85, 75 से 82 सालबाई। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुआ, या सालबाई की संधि कब हुई, आंग्ल मराठा युद्ध क्या थे, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये पूरी चीज़ें कठिन चीज़, ये कठिन सवाल है, आप इसको समझिए जाके, इसको पढ़िए। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री नहीं शुरू करने जा रहे हैं। अभी हमारा अगला जो टॉपिक आएगा वो शेरशाह सूरी पर होगा। मुश्किल से आधे घंटे में हम शेरशाह सूरी डिस्कस कर देंगे। इसके बाद धीरे से मुग़ल काल को ख़त्म करने के बाद हम आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। हम दिल्ली सल्तनत पर अभी वापस नहीं जाएंगे। आप लोग उन तीनों वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि नहीं कॉन्सेप्ट कैसे डिस्कस होते हैं। नोट्स आपको हर जगह मिलेगा। हम बार बार कह रहे हैं अगर नोट्स पढ़ना हो तो मत देखिए, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन अगर समझना चाहते हैं, एक कहानी के तौर पर पूरा इतिहास समझना चाह रहे हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर आपको थोड़ा बहुत इतिहास पता है तो आप समझ पाएंगे। इसको एक बार साफ कर दें ताकि आगे हम लिख पाएँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुए दांडी मार्च और नमक कानून के उल्लंघन के साथ 1930 में हुआ, सॉरी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। अब जो कठिन चीज़ है वो यहाँ पे पूना पैक्ट पहले होता है या गांधी इरविन समझौता पहले होता है। बाकी चीज़ें तो आप समझ जाएंगे क्योंकि ये पहले हो रहा है, ये बाद में हो रहा है। बाद में कब? 1942 में। अब इन दोनों में सेट करना है कि पहले पूना पैक्ट होता है या गांधी इरविन समझौता होता है। तो अब पढ़ते हैं। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत नमक, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको स्थगित कर दिया गया। तो पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, लेकिन गांधी इरविन समझौता जैसे ही हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया गया। अब पूना पैक्ट आएगा। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड, ये क्वेश्चन खूब आया है कि पूना पैक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत के बाद गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता 26 सितंबर 1632 को हुआ। क्रिप्स 1942, मार्च 1942, ठीक है। तो ये 1932 में है। पूना पैक्ट 1932। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। दोनों बिल्कुल सही है।
जब ये करजन बांटो और राज करो यहाँ से शुरू कर दिया था करजन ने, पूरी तरीके से देश में सांप्रदायिकता यहीं से शुरू करने का जोर करजन को जाता है कि करजन ने ही शुरू किया। बंगाल विभाजन किया, बंगाल को धर्म के आधार पर बांटा। वो कहता जरूर प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांटा, लेकिन धर्म के आधार पर बांटा। ये दोनों कथन सही हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला, सी राजगोपालाचारी किससे बनाया? वही CR फार्मूला, सी राजगोपालाचारी। और ये कब आया था? 1944 में। हालांकि ये फेल हो गया था, लेकिन 1944 में आया था। मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता सी राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में दोनों पक्षों के मध्य समझौते की एक योजना गांधी जी की स्वीकृति से प्रस्तुत की, जिसे CR फार्मूला कहा गया। जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। आज हमारा टारगेट 50 क्वेश्चंस का है। हम 50 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, 50 क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे, और इसके बाद 50 फिर डिस्कस करेंगे। तो आप 50-50 करके 3 बार में इस वीडियो को देख पाएंगे। द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? बिपिन चंद्रा। ये अच्छा सवाल आया था। बिपिन चंद्र की आप बहुत सारी पुस्तकें जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कठिन सवाल पूछ लिया था उसने। द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंडियन नेशनल लीडरशिप 1880 टू 1905, प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव संरक्षण का प्रावधान किया गया, रक्षा का प्रावधान किया गया? देखिए, ये दोनों में कहता है, नीति निर्देशक तत्व में भी कहता है और मूल कर्तव्य में भी कहता है। आर्टिकल 48A के अनुसार, 48A क्या है? नीति निर्देशक तत्व आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं यहाँ पे। इसमें कहता है राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन का, वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ये राज्य की तरफ से हो गया। नागरिकों का क्या कर्तव्य है? वो मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51AG के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवन रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ठीक है, तो ये दोनों में है। इसका आंसर C होगा। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिल्कुल गलत। 1/3 ये आरक्षित है। 1/3। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं? नहीं, गांव में रहने वाले सभी लोग नहीं हैं। जो ग्राम सभा का रजिस्टर होता है, उस ग्राम सभा में पंजीकृत कितने लोग हैं, वो होता है ग्राम सभा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर बस गया वो ग्राम सभा का मेंबर हो गया, नहीं, वो सदस्य नहीं, वो गांव का सदस्य नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजीकृत कितने लोग हैं, इस पर काम होता है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये सही है। तो पहले शुरू के दोनों गलत है, ये तीसरा सही है। संविधान के अनुच्छेद 243B इम्पॉर्टेंट है। ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत का क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नियमावली या नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनाया निकाय है। स्पष्टता इसमें केवल गांव के वयस्क लोग ही शामिल होते हैं। ठीक है, वयस्क मतलब 18+ जो पंजीकृत हैं। जब आप पंजीकृत होंगे, जब आप वयस्क होंगे तभी पंजीकृत होंगे। ठीक है, सारे लोग नहीं हैं। इसके बाद कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो मध्यवर्ती पर पंचायत का गठन होगा। तीसरा पॉइंट है 1/3 यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों, जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। तो 50% ना हो कि 1/3 है। अगला पॉइंट है मजदूर किसान शक्ति संगठन, इम्पॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। ये उस बार ये पहली बार पूछा गया था, इसके बाद ये पहली बार 2005 के आसपास पूछा गया था, क्योंकि उस समय RTI कानून आ रहा था, उस समय ये फेमस था। लेकिन फिर 15 साल के बाद, लगभग 13-14 साल बाद पुनः क्वेश्चन ये आया। इसके बाद फिर से आता है अगले साल ये क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट है। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? RTI अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS की स्थापना 1987 में अरुणा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि के सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। ठीक है, तो जैसे ही आप अरुणा राय,
और ये निखिल डे का नाम सुनेंगे आप आरटीआई में अपने आप जान जाएंगे। किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? के.सी. अय्यर। लक्ष्मीकांत, कोई भी नोट्स, कोई भी बुक, आप शुरू के 10 पेज उठाइए, जैसे ही भारत के संविधान की प्रकृति के बारे में बात होगी तो ये कोटेशन आपको 100% मिलना है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ये किसका है कथन? के.सी. अय्यर का। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे कौन से सम्मिलित नहीं है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये सम्मिलित नहीं है। तो आज हमने 52 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगला वीडियो में हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कृपया करके आप लोग इसको सुनिए। जो जो पॉइंट आपको नहीं आ रहे हैं या जो जो टॉपिक छुए गए हैं, जैसे सिक्कों पर क्वेश्चन आया है कि दाम क्या था, अशरफ क्या है, अकबर कालीन मुद्राएं क्या थी। सिक्का इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुद्रा कठिन सवाल बनता है, उस पर काम करिए। एसडीजी इंडेक्स पर बात हुई, इस पर देखिए जाके ये सारे इंडेक्स क्या हैं। पीक्यूएलआई इंडेक्स क्या है, महबूल हक क्या है, अमर्त्य सेन कौन सा इंडेक्स लेकर आए। ऐसे ही ये पुस्तक है, पुस्तकों पर एक लिस्ट बनाइए या कहीं पर सर आपको मिल जाए वैसा करिए। संविधान पर मूलभूत चीज़ें, मूल कर्तव्य क्या है, जैसे मूल अधिकार तो आप लोगों को याद है कि नहीं, मूल अधिकार इनमें से कौन सा हमारा मूल अधिकार नहीं, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर वो 4 मूल कर्तव्य दे देगा और कहेगा उपयुक्त में से कौन सा मूल कर्तव्य हमारा नहीं है, वो वहाँ पर हम फंस जाएंगे तुरंत। तो बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज़ें समझिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है ये समझिए। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है यही नहीं समझ में आता है लोगों को। आगे पढ़ने से अच्छा है कि आप मूलभूत चीज़ें पढ़ें। तो इसमें से जो जो हमने जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है चीज़ें कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप जाइए वो पढ़िए, उसको देखिए। जहाँ कहीं भी आप जो किताब जिसके थ्रू जाते हो कि नहीं इन किताबों में का आप अध्ययन कर रहे हैं, उन किताबों पर उस क्वेश्चन को देखिए जाके। थैंक यू सो मच, दोबारा मिलते हैं।